गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज के सेशन में वो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में हमारे पास कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इश्यूज है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग कुछ रिविजन को भी देखेंगे जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। वल्नरेबल फैक्ट्स होंगे एंड एट द एंड MCQs होंगे। चलिए तो आते हैं टॉपिक पर, देख लेते हैं कि पहला इशू क्या है। ओके चलिए, फर्स्ट है यूपी सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार सभी 75 जिलों में किया है। बाल श्रमिक विद्या योजना, ओके चलिए देख लेते हैं बाल श्रमिक या विद्या योजना क्या है। बाल श्रमिक विद्या योजना विस्तार क्या किया है, सभी 75 जिलों में किया गया है। एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है कि बाल श्रमिकों को क्या करना है, शिक्षित करना है। बाल श्रमिक यानी जो कृषि में लगे होते हैं, जो आपके किसी उद्योग में लगे हुए हैं, तो इन सभी इस प्रकार के सभी श्रमिकों को क्या करना है, जो बाल है उनको शिक्षित करना है। ओके, तो इस उद्देश्य को ध्यान रखना है। और इसका बोला गया है कि विस्तार किया गया है सभी 75 जिलों में, यानी इनका अभी तक क्या था कि ये 20 जिलों में था। ओके, यूपी के 20 जिलों में ये कार्यरत चल रहा था, लेकिन अभी इसका विस्तार करके 75 जिलों में कर दिया गया है। 75 जिलों मतलब क्या हो गया, यूपी में टोटल 75 जिले ही हैं और उन सभी जिलों में अभी बाल श्रम विद्या योजना चलाई जाएगी। ओके, कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठानों, घरेलू काम और अन्य प्रकार के श्रम में शामिल 8 से, इसमें एज क्या ध्यान रखना है कि 8 से 18 साल के जो बच्चे हैं, ओके 8 से यानी एज उनकी 8 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के बीच के बच्चों के जो बच्चे हैं उनको क्या की जाएगी, इसमें वित्तीय सहायता मिलेगी। वित्तीय सहायता मिलेगी और उद्देश्य क्या है, क्योंकि उनको शिक्षित करना है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, लड़के हों या लड़कियां, उन लोगों को कितना दिया जाएगा, लड़कों को मिलेगा, लड़के और लड़कियों को 12,000 और 14,400 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। ओके, ये अमाउंट पे ध्यान रखना है कि कितना मिलेगा। भूमिहीन परिवारों के कामकाजी बच्चे भी योजना के पात्र हैं। जो भूमिहीन परिवार हैं उनके बच्चे भी योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही साथ जिन परिवार में ऐसे परिवार जिनके जहाँ पे माता या पिता की क्या हो गई हो, निधन हो गया हो, वे भी इस योजना के लेने के पात्र होंगे। इसके अलावा वित्तीय सहायता पाने की एकमात्र शर्त क्या है, आप किस रूप में वित्तीय सहायता कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए आपकी 70% जो है स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य है। कितनी है, 70% जो उपस्थिति है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। 70% उपस्थिति जो है यह अनिवार्य है। ओके, इसके अलावा ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इसमें क्या है, जिन परिवारों का, ओके ऐसे परिवार जहां माता या पिता का निधन हो गया है, वे योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। यदि ये बच्चे जो हैं कक्षा 8, 9 और 10 पास करते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, प्रत्येक स्तर को पास करने के लिए, यानी 8 को अगर क्लास 8 पास करते हैं तो 9 पास करते हैं, तो इन सभी स्तरों को पास करने के लिए उनको कितना दिया जाएगा, 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। कितना है, 6,000 रुपये जो है वो अतिरिक्त मिलेंगे, 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2020 में योजना की शुरुआत की गई थी। उस समय में इस योजना को केवल कितना किया गया था, उस योजना इसी में योगी आदित्यनाथ ने की थी। इस योजना में विभिन्न संगठनों के 2000 से कितने, 2000 से अधिक बच्चे नामांकित थे उस टाइम। ओके, जब ये स्टार्ट किया गया था 2020 में। लेकिन अभी देखा जाए तो इस योजना को क्या किया गया है, इस योजना को इस टाइम अगर अभी देखा जाए विस्तार करके, अगर जो विस्तार की बात की गई है तो इसमें टारगेट किया गया है कितने बच्चों का, करीब 5,000 बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित हो। कितने, 5,000 बच्चों तक पहुंचने का। ओके, 5,000 बच्चों तक पहुंचने की जो है ये इनकी एक टारगेट की गई है। और इसे क्या, वर्तमान में 20 जिले थे, वर्तमान में कितने जिले में कार्यरत था ये, 20 जिलों में, लेकिन क्योंकि 2020 में स्टार्ट हुआ है और 20 जिलों में भी था। कितने जिलों में था ये, 2000 से अधिक था 2020 में, 20 जिलों में कार्यरत। ओके, वर्तमान में 20 जिलों में यह कार्यरत था, लेकिन जिसे विस्तार करके कितना कर दिया गया है, 75 जिले कर दिया गया और बच्चों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 5,000 बच्चों को इसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये हो गया आपका बाल श्रमिक विद्या योजना लक्ष्य। इसका उद्देश्य क्या हो गया कि बाल श्रमिकों को शिक्षित करना है और इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है वो सभी मैंने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर दी है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, फर्स्ट क्वेश्चन की कहाँ किया गया है, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। इस योजना के तहत मौजूदा स्कूलों को और मजबूत करके देश भर में कितना किया गया है, 14,500 से अधिक PM श्री, ये जो आप देख रहे हैं PM श्री स्कूल खोलने का प्रावधान है। कितने स्कूलों को किया जाएगा, 14,500 से अधिक स्कूलों को किया जाएगा। ओके, और मजबूत किया जाएगा किसके तहत, तो PM श्री स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया। अभी PM श्री है क्या, तो PM श्री
ओके, पीएम श्री SHRI। तो यहाँ पे आप लिख ले प्रधानमंत्री इस योजना को स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ओके, राइजिंग इंडिया। पीएम श्री का क्या हो गया, पीएम तो प्रधानमंत्री, पीएम योजना हो गया, ठीक है। श्री का फुल फॉर्म स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ओके, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो के तहत क्या किया गया है, इसके तहत इसमें पहली जो धनराशि किस्त उसको भी जारी की गई है। ओके, पीएम श्री स्कूल खोलने का प्रावधान जो किया गया है 14,500 से अधिक, इसके तहत जो पहली किस्त होती है धनराशि उसको भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दिल्ली को लेकर के कुछ एडिशनल फैक्ट्स को, तो दिल्ली में क्या किया गया था, न्यू दिल्ली में अभी मानसिक स्वास्थ्य से परे, मानसिक स्वास्थ्य को, ओके, मानसिक स्वास्थ्य को संस्थानों से परे, मानसिक स्वास्थ्य को संस्थानों से परे ले जाना। ओके, किसने स्टार्ट किया था, लेना, ये क्या था, मानसिक स्वास्थ्य को संस्थानों से परे ले जाना, दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, बस इसके कीवर्ड्स को ध्यान रखिए। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली के ही प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। ओके, केंद्र है तो सेंटर हो जाएगा केंद्र। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र को भी क्या किया गया है, इसकी भी स्थापना की गई है, इसका भी एक परिसर खोला गया है, इसका भी परिसर खोला गया है, जिसकी क्षमता मैंने आपको बताई थी कि इस परिसर, ये जो केंद्र है इसमें, इसकी जो क्षमता है, इसमें लोगों की क्षमता कितनी है, 7,000 जो लोगों की क्षमता इसमें है इस परिसर में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र में। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने क्या किया है, दिसंबर 2023 तक, ओके, जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी, जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी, कब तक, दिसंबर 2023 तक, यानी इस साल लास्ट दिसंबर तक। क्लियर। चलिए अब हम आता है नेक्स्ट इश्यूज में। नेक्स्ट इश्यूज क्या है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ खोली गई है, एमपी में। भारत की पहली है ये, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो भारत की पहली हो जाए, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ है, एमपी में खोला गया है। ओके, ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी। और एमपी की अगर बात की जाए, एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। क्लियर। इसमें और कुछ नहीं है, बस एक गेमिंग स्कूल है जो ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोला गया है एमपी में। क्लियर। नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं कि क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नागालैंड को लंपी त्वचा रोग सकारात्मक राज्य घोषित किया गया है। नागालैंड को क्या घोषित किया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नागालैंड को लंपी त्वचा रोग संक्रामकता राज्य घोषित किया गया है। अब यह लंपी त्वचा रोग होता क्या है, इस बीमारी से सबसे अधिक जो प्रभावित है एक्चुअली मनुष्य में नहीं, आप यहाँ पे देख रहे हैं मवेशी है, तो ये मवेशी को प्रभावित कर रहा है। ओके, सबसे अधिक मवेशी किस तरह की, तो थूठो एक मवेशी की एक प्रजाति होती है, थूठो। ओके, थूठो मवेशी है जो नागालैंड के मूल निवासी है। नागालैंड का क्या मूल निवासी, और आप इसके बॉडीज में ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह से ये बना हुआ जो डॉट 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 दिख रहा है, यही है आपका तो लंपी त्वचा रोग। ओके, ये जो मवेशी की बॉडीज में दिख रहा है, ये लंपी त्वचा रोग यही है। ओके, चलिए इसके अलावा देख लेते हैं इसके अंदर और क्या है। थूठो जो है भारत में मवेशियों की एक नई क्या है, नस्ल है। थूठो भारत में मवेशियों की एक नई नस्ल है। इसे कब 24 जनवरी 2020 को पंजीकृत किया गया था, रजिस्टर्ड किया गया था। अब देखते हैं लंपी त्वचा रोग आखिर होता क्या है। यह कैप्री पॉक्स वायरस के कारण होता है। किससे हो रहा है यह, कैप्री पॉक्स वायरस, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि किस वायरस से हो रहा है। और दूसरी चीज की लंपी त्वचा जो रोग है, साइंस में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लंपी त्वचा रोग जो है ये किस वायरस से हो रहा है, तो वायरस से है, या जीवाणु है, या संक्रामक, कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा लंपी त्वचा जो रोग है यह वायरस के कारण, ये किसके कारण है, वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस है, कैप्री पॉक्स वायरस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इसमें।
यह मुख्य रूप से मवेशियों और भैंसों, कैसे हो रहा है, मवेशियों और भैंसों को खून पीने वाले कीड़ों के माध्यम से संक्रमित करता है। वजन में कमी, बुखार, मुंह में छाले और दूध उत्पादन में कमी, या दूध उत्पादन हो जाएगा। ओके, दूध उत्पादन में कमी, ये सभी इसके लक्षण हैं जो जानवरों में संक्रमण के तुरंत बाद दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये तो चलो नागालैंड का हो गया, नागालैंड को लंपी त्वचा रोग संक्रामकता जो कि एक राज्य घोषित कर दिया गया है। इससे पहले यह बीमारी जो है, ये जो लंपी त्वचा वाली बीमारी है, अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा इन एरिया मतलब नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी यह क्या कहाँ था देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओके, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ओके। इन कुछ एरियाज, ऐसे भी कुछ एरियाज थे जहां पर इससे पहले भी अब डिजीज हो चुकी है। ओके, कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर ये जो लंपी त्वचा रोग है ये पहले भी डिजीज दिखाई दी जा चुकी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, एसबीआई रिपोर्ट। एसबीआई की रिपोर्ट क्या आई है कि इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 2027 में कितना बोला गया है, एसबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का 2027 में बोला गया है तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने की संभावना को बताई गई है। किसको, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 2027 में। पीछे किसको छोड़ेगा यह, जापान और जर्मनी, इन दोनों को पीछे, दोनों को पीछे छोड़ते हुए क्या बन जाएगा, दोनों को पीछे छोड़ते हुए वह तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। कब, 2027 में। यह रिपोर्ट किसकी है, यह एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग यानी इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, यानी इस रिपोर्ट को इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा जो दिया गया, इस रिपोर्ट का भी नाम दिया गया इकोरैप। ओके, इकोरैप, इस रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया, इकोरैप नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, इकोरैप, ये ध्यान रखिएगा। या तो इकोरैप पूछ ले या बोल दे कि किस डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब एसबीआई के निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस रिपोर्ट को दिया गया है। तो हो सकता है वहाँ पे इकोरैप रहे या ईआरडी रहे। ईआरडी का मतलब हो गया आर्थिक अनुसंधान आपका विभाग यानी इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट, ओके, इकोनॉमिक ईआरडी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अब इस रिपोर्ट में बोला क्या गया है, इस रिपोर्ट को क्या बोला गया है देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, केवल इतना है कि भारत जो है 2027 में क्या करेगा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा एडिशनल फैक्ट से एसबीआई को लेकर के कि एसबीआई के सीएफओ किसको नियुक्त किया गया था, एसबीआई का कामेश्वर, पूरा नाम लिख लें, कामेश्वर राव कोदावंती। ये कौन है, एसबीआई का सीएफओ कामेश्वर राव कोदावंती। इन्होंने किसको रिप्लेस करके आए हैं, ये रिप्लेस किसको किए थे, रिप्लेस किसको किया गया है, चरणजीत, ओके, चरणजीत सुरेंदर सिंह अत्रा को रिप्लेस करके कौन बने थे, कामेश्वर राव कोदावंती को सीएफओ नियुक्त किया गया है एसबीआई का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट मुद्दा। क्या देखें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब इसमें क्या किया, बोला गया है कि उद्घाटन किया गया है, तो उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है शिलोंग में। ओके, शिलोंग में किसका उद्घाटन हुआ है, तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का किसके द्वारा किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला के द्वारा किया गया है। और इसका समापन, उद्घाटन याद रखिएगा शिलोंग में है, समापन किया गया है कब, तो मेघालय के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। ओके, इनके संबोधन के साथ इसको समापन किया गया है, इनके संबोधन के साथ इसको समापन किया गया है। ओके, चलिए अब इसमें एक ध्यान रखिएगा, फागू चौहान जो है अभी ये कहाँ के हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं। इससे पूर्व
इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पूर्व ये राज्यपाल कहाँ के थे, तो ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। फागू चौहान कहाँ के, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। और बिहार के किस क्रम के राज्यपाल थे, 29वें राज्यपाल रहे थे, ये बिहार के 29वें जो है राज्यपाल रह चुके थे। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट, क्या है इसके अलावा। लोकसभा अध्यक्ष ने गुवाहाटी में असम विधानसभा की क्या की है, नई इमारत का भी उद्घाटन किया है। कहां पर, गुवाहाटी में। ओके, गुवाहाटी में नई इमारत का भी उद्घाटन किया गया है। चलिए, एशियाई विकास बैंक और भारत की केंद्र सरकार, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। किसके किसके बीच में हुआ है, तो हस्ताक्षर किसके किसके बीच में है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत की केंद्र सरकार यानी 295 मिलियन अमेरिकी, ये डॉलर भी ध्यान रखेगा कि कितना अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है। तो बिहार एक्चुअली हस्ताक्षर क्यों किया गया है, जो ऋण लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, तो किस स्ट्रक्चर के लिए लिया जा रहा है, किसके विकास के लिए लिया जा रहा है। तो बिहार में लगभग कितनी है, 265 किलोमीटर के राज्य राजमार्ग की बात कर रही हूँ। ओके, राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा, लचीले डिजाइन और सड़क सुरक्षा के साथ उन्नत करने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यानी कुल मिलाकर के बिहार राज्य के जो राजमार्ग है उनके डेवलपमेंट के लिए। ओके, अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो किसके लिए, जो उनके राज्य राजमार्ग है उनके डेवलपमेंट के लिए किसने लिया है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन लिया गया है। किससे लिया गया है, एडीबी से लिया गया है। और बिहार में टोटल कितना दिया गया है, 265 किलोमीटर राज्य राजमार्ग, ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब बात आती है एडीबी की। तो एडीबी को लेकर के थोड़ा ध्यान रखेगा कि इसका गठन कब किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 19 दिसंबर 1966। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस, ये ध्यान रखेगा एडीबी का। इसके अलावा इसमें कुछ और रेशनल फैक्ट ध्यान रख लें बिहार को लेकर के, क्योंकि आप लोगों को अभी क्या देना है, एक मिनट, हाँ, आप लोगों को क्या देना है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी देंगे, तो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए इसको। चलिए, फर्स्ट पॉइंट पे आप यहाँ पे लिख लें कि बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर लंबाई पूछ ले, टोटल लंबाई पूछ ले तो कितना आ जाएगा, 5301 किलोमीटर। ओके, इसके अलावा इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, इससे पहले से कितनी बढ़ोतरी हुई है, सेकंड पॉइंट इसलिए 747 किलोमीटर जो है नए 747 नए राष्ट्रीय राजमार्ग जो इसमें जोड़े गए हैं, नए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच जो है, एनएच डायरेक्ट एनएच लिख दे रही हूँ, ये क्या किए हैं, जोड़े गए हैं, जिसके तहत ये बढ़कर के कितना हो गया है, 5301 किलोमीटर हो गया है, 5301 किलोमीटर हो गया है। ओके, चलिए, और अगर बात की जाए इसमें थर्ड पॉइंट की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, अगर सड़कों की लंबाई पूछ ली जाए तो वो तकरीबन आपकी हो जाएगी 76,167 किलोमीटर, 76,167 किलोमीटर। ये 3 पॉइंट जो है आपके बिहार में लेकर के पूछता है, और खास करके एनएच को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो याद रखिएगा 5301 किलोमीटर, 5301 किलोमीटर, जिसमें बढ़ोतरी भी हुई है तो 747 किलोमीटर की हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था, जब लास्ट टाइम बीपीएससी पूछ चुका था, आई थिंक 2016 वगैरह में शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस समय में इसकी 4500 समथिंग थी, ठीक है, जिसमें की बढ़ोतरी अभी 747 हुई है, तो ये अब जाकर के 5301 हो गया है। तो 69 बीपीएससी में इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, और इसके साथ थोड़ा एक लाइन और ध्यान लीजिएगा कि परिवहन मंत्री भी अगर पूछ ली जाए तो कौन है, शीला कुमारी मंडल। ओके, परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल है, ये भी नोट डाउन कर लें। चलिए, 2008 के बाद से बिहार को 1696 किलोमीटर से अधिक राज्य सड़कों के सुधार और गंगा पर एक नए पुल निर्माण के लिए एडीबी से कुल कितने मिल चुके हैं, कितने लोन इसको जो मिल चुके हैं 2008 के बाद, 1.63 बिलियन, इतने अमेरिकी डॉलर के 5 ऋण जो हैं प्राप्त हो चुके हैं 2008 के बाद से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बेंगलुरु को क्या किया गया, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर किया गया है। बस इतना फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बेंगलुरु को वर्ल्ड सिटीज किसमें शामिल किया गया है,
बेंगलुरु को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय शहर है। मैं हमेशा बोलती हूँ जहाँ पे वर्ड पहला रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला भारतीय शहर है। आखिर अब हमें देखना है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम क्या है। ये सिर्फ समझने के लिए क्या होता क्या है। एक्चुअली एक वैश्विक नेटवर्क है जो अनुसंधान को और बुद्धिमत्ता जानकारी साझा करता है। ये क्या किस प्रकार का एक वैश्विक नेटवर्क है जो क्या करता है, अनुसंधान और बुद्धिमत्ता जानकारी को साझा करता है और भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाता है। क्लियर? भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की जो भूमिका है उसका पता लगाता है। क्लियर? चलिए ये हो गया। अब देख लेते हैं, कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन हम लोगों को कि जो प्रीवियस क्लास में लोगों ने पढ़ा है उसे एक ज़्यादा नहीं, बस वन लाइनर में हम लोग देखते हुए चलते हैं। नीति आयोग ने क्या किया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिन का G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो नीति आयोग ने कहाँ किया इसका आयोजन? इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, नीति आयोग का। किसके लिए? हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिन का G20 सम्मेलन। और इस साल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत कब से कब तक इसकी अध्यक्षता मिला है? तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 22 से लेकर 1 दिसंबर 2022 यानी लास्ट ईयर से लेकर 38 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता किसके पास है? प्रेसिडेंसी किसके पास है? भारत के पास है। भारत के पास है। और अभी इसकी क्या होगी? शिखर सम्मेलन होने वाली है G20 की। ओके, चलिए। आदित्य एस सामंत भारत के 83rd जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्लियर? ये हैं कहाँ के? आदित्य एस सामंत कहाँ के? ये महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के। और इनकी उम्र कितनी है? 17 साल के हैं। ओनली 17 ईयर्स के हैं। भारत और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। कहाँ पर हस्ताक्षर हुआ है? ये हस्ताक्षर अगर किया गया है तो कहाँ पर? वियतनाम में। वियनतियाने में यह हस्ताक्षर किया गया है। ओके, किसके किसके बीच में है? भारत और वियतनाम के बीच में, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, और समझौता किन किन क्षेत्रों में किया गया है? तो इनका समझौता हुआ था शिक्षा को लेकर के हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर के हुआ है। शिक्षा है, हेल्थ है यानी एजुकेशन हो गई, जल सुविधा हो गई, IT हो गया, IT का क्षेत्र हो गया। इन सभी पर लेकर के क्या क्या किया गया है? इनके बीच में समझौता किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो जिससे सबसे ज़्यादा जो डेथ रेशियो जो आती है, कौन सा सबसे क्योंकि हेपेटाइटिस होता है आपके 5 प्रकार का, A B C D और E। इन सब में जो डेथ जिसके कारण होती है वो है हेपेटाइटिस B और C के कारण होता है। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसको दिया गया है? भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। किसको दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा एशिया। और रेलवे मिनिस्टर जो कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव जी को प्रदान किया गया है। श्री अश्विनी वैष्णव जी को प्रदान किया गया है। किसका है? भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया है। ठीक है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 जो है 26 जुलाई को। और सबसे अगर बात की जाए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन कहाँ पर आता है? ये तो भारत का कहाँ है? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन सबसे बड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो मैंग्रोव है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। ओके, मैंग्रोव वन दुनिया का सबसे बड़ा। क्लियर? चलिए, तो इसका क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। सरकार के खिलाफ एक्चुअली मुद्दा क्या था? अविश्वास प्रस्ताव किस चीज को लेकर गया था? मणिपुर हिंसा को लेकर के
संसद में अब देख ही रहे हैं लगातार हंगामा चल रहा था, है ना। तो विपक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है, अब विपक्ष ने इसे पेश किया है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ही देगा। तो लोकसभा स्पीकर ने क्या किया है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है यह केवल लोकसभा में ही पेश होता है। ओके, लोकसभा में ही केवल यह पेश होता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसके अलावा और भी है, इसमें लोकसभा में पेश किया जाता है, या इसमें आप कुछ और भी दे सकते हैं कि इसको स्वीकार करना या न स्वीकार करना, ये भी किस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये पॉलिटिकली बता रही हूँ, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये करंट में नहीं आएगा कि अविश्वास, ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है कि ये अविश्वास प्रस्ताव तो स्वीकार करे या ना करे, ये किस पर डिपेंड करता है, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर। दूसरा चीज क्या है कि ये इनकी स्वीकार करना है ना करना, और ये हमेशा पेश होता है लोकसभा में ही, ठीक है, हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किसको WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? डॉक्टर थानी अल जादू। किसने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? कमलजीत ने। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। किस मशहूर पंजाबी गायक का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सुरिंदर शिंदा। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रूस ने लगाया है। इसके अलावा इतना ही नहीं, उसने क्या किया है, एक ऐसा विधेयक भी दिया है कि इस विधेयक के तहत क्या है कि जो ट्रांसजेंडर होंगे वो माता या जैसे माता पिता दत्तक बनना चाहते हैं ना कि हाँ, तो वो नहीं बन सकते हैं, ठीक है, इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने BCEIPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब ने। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये BCEIPL होता क्या है। BCEIPL क्या है? BCEIPL क्या है? तो BCE, B फॉर ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एजुकेशन इंडिया, एजुकेशन है ये एजुकेशन है, ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है एजुकेशन। ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किसने किया है? पंजाब ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं क्या है। किसने टाटा स्टील के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? TV नरेंद्र ने। किस राज्य सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 65 ईयर्स कर दी है? UP ने किया है। कौन राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य? फांगनोन कोन्याक है। और नागालैंड में ही क्या किया गया है अभी, कौन सी वो जो अभी एक बीमारी जो डिजीज के कारण घोषित किया गया है, कौन सा है? अभी कौन सा डिजीज चल रहा है? त्वचा रोग चल रहा है ना नागालैंड में, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया, लिम्पी, ओके। चलिए, किसका एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है? यूनेस्को के द्वारा किया गया है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग के लिए किसका शुभारंभ किया गया है? तो RE, क्या है ये वर्ड? RECEIC। देख लेते हैं आखिर यह होता क्या है। RECEIC क्या है? यह रिसोर्स इफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री कोएलिएशन, ओके, कोएलिएशन है ये, ओके, कोएलिएशन। चलिए, क्या दिया गया है? रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री कोएलिएशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? अविश्वास प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। CRPF का 85वां पूछा जाएगा, अगर सवाल इस पे बन सकता है कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 85वां स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई को। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है, लखनऊ। हिली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? MP।
किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला अधिकार मिला है? इजराइल को। कहाँ के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दे दिया है? कंबोडिया। कंबोडिया क्या इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। अब आते हैं हम लोग आज के एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज क्या दिया गया है? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत की केंद्र सरकार ने किस राज्य में राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य के लिए किया है? अपग्रेड करने के लिए दिया है ना यहाँ पे। मैंने एक लाइन में कहा था किस राज्य के राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए, तो यह दिया गया है बिहार राज्य के राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 295। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बीपीएससी के लिए यह इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। तो क्या हो जाएगा? बिहार राज्य को दिया है, बिहार राज्य के 295 मिलियन डॉलर। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है। पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु बन गया है। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है। 29 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान में डैश के द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने। और पीएम श्री योजना को भी क्या किया गया है? इसके तहत भी पहली किस्त जो है जारी की गई है। इंडिया एआई और उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या होगा? इंडिया एआई ने किसके साथ किया है? मेटा इंडिया के साथ किया है, मेटा इंडिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ये पूछा है। यूपी सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना को 50 जिलों तक विस्तारित नहीं, कितना है? 75, यानी यूपी में 75 जिले हैं और उन सभी जिलों में इसको विस्तारित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 5000 बच्चों को क्या किया है कि लक्ष्य किया है कि इन सबको जोड़ना है। उद्देश्य क्या है? बाल श्रमिकों को शिक्षित करना, यानी सेकंड पॉइंट सही है तो केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन कहां पर किया है? शिलांग में किया है, शिलांग में किया गया है इसका उद्घाटन। सरकार भारतीय कंपनियों को आईएफएससी क्या दिया गया है? आईएफएससी, ओके, आईएफएससी का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस, ओके, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। क्लियर? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। ओके, क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। ओके, इसके तहत क्या कर रहा है? संचालित विदेशी एक्सचेंजों पर अपना हिस्सा सूचीबद्ध करने की अनुमति देती है। आईएफएससी किस राज्य में स्थित है? पूछा है कि यह आईएफएससी किस राज्य में स्थित है, तो इसे क्या किया गया? गुजरात का गिफ्ट सिटी। ओके, तो यह कहां पर है? गुजरात की गिफ्ट सिटी में इसको स्थापित किया गया। बहुत रिसेंटली भी न्यूज में भी था ये। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2027 में भारत के कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ये बोला है कि बनने की संभावना है? तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना। और किसको पीछे छोड़ेगा? जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ता हुआ यह तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। और रिपोर्ट किसके द्वारा किया गया है? ईआरडी, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी जिसे इकोरैप भी कहा गया है, उसी की रिपोर्ट है ये कि तीसरी अर्थव्यवस्था ये बनने जा रहा है। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास का हम लोगों ने कुछ इश्यूज देख लिया है, और अगर आप लोगों को कुछ भी लगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या कोई सुझाव देना चाहें तो बिल्कुल अपने सुझाव को भी दे सकते हैं। कमेंट जरूर करके बताएं, तो हमें थोड़ा सा और ये क्लास को किस ओर लेकर के जाना है, थोड़ी सी हमें भी क्या होगी, सुविधा हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।